जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने 12th और 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो बच्चों आज हम लोग इंटर के फिजिक्स मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न 1 से। हाँ, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। ठीक है, चलिए लाइन बाई लाइन हम डिस्कस करते चलते हैं। कह रहा है दोस्तों कि एक वर्ग है, ठीक है, समान आवेश रखा गया है। तीन, मान लीजिए तीनों सिरे हैं, मान लेते हैं इस पर Q1 रखा गया, इस पर Q2 रखा गया और इस पर Q3 रखा गया। ये तीनों समान है दोस्तों। कहने का मतलब है Q1 बराबर Q2 कह सकते हैं और Q2 Q3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों समान है, यानी Q1 की जगह पर Q2 रख सकते हैं और Q2 की जगह पर Q3 रख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस सिरे पर TQ होगा तो इस सिरे पर भी 2Q होगा और इस पर भी 2Q होगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच F12 बल लग रहा है और इन दोनों के बीच जो बल है, इन दोनों का बीच जो बल है F12 बल लग रहा है। ठीक है, कितना 12 बल लग रहा है। और Q1 Q3 के बीच यानी इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, तो F13 बल लग रहा है। ठीक है, F13 बल लग रहा है। तो कह रहा है कि कह रहा है F12 और F13 का अनुपात बताइए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए दोस्तों, ये वर्ग है तो इसकी भुजा हम A मान लेते हैं। ठीक है, इसका भुजा A है। यदि A है तो इसकी चारों भुजा क्या हो जाएगी, A हो जाएंगी, क्योंकि यह एक वर्ग है। तो चलिए Q1 Q2 के बीच पहले बल निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच। ठीक है, कितना हो जाएगा बल, कैसे निकालेंगे, कूलॉम के नियम से निकालेंगे। क्या होता है सूत्र, K Q1 Q2 और इसकी भुजा क्या है, A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात क्या आ जाएगा, रेशियो, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो F30 के देख लेते हैं, F30 कैसे निकालेंगे दोस्तों। F30 के देखिए, इसको ऐसे निकालेंगे। तो इसकी पहले भुजा नहीं मालूम तो भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए ये A है और ये भी A है और ये लंब है और ये भी आधार है और ये जगह कौन, हाइपोटेनस। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा √2A आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि भुजा मिल गया है हमें। इसका F30 बल निकालने चलेंगे कूलॉम के नियम से, तो Q1 और Q3 नहीं दोस्तों, देखिए Q3 की जगह हम Q2 लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सभी पर समान आवेश रखा गया है। तो Q2/√2A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 और Q2 से ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे बचा, यहाँ पर 1/A² 2A² हो जाएगा। तो A² से A² खत्म हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ से तो इसका सोल्यूशन निकल के आएगा क्या, रेशियो जो हो जाएगा 2/1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। इस ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। ये थोड़ा देखिए, हमारा दोस्त पेज जो है छोटा है, ताकि आप लोग को बताने में बहुत हमें कष्ट हो रहा है और आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न, एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10-14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं यानी निकाले जाते हैं। ठीक है, निकाले जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। तो गोले पर आवेश कितना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि एक उदासीन धात्विक, ये गोला है। ठीक है, ये गोला है, उदासीन है। ठीक है, उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है जितना प्लस है उतना ही इस पर माइनस है। ठीक है, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, इसलिए धात्विक है। अब कह रहा है इस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं। ये यदि इस पर इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं दोस्तों, तो इस पर क्या बचा, प्लस बचेगा, यानी इस पर माइनस में तो जरूर आंसर इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो निकालने का फॉर्मूला क्या जाएगा, Q/N, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएँ, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होता है, 1.6 × 10⁻−19। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो आ जाएगा दोस्तों 16 और ये हो जाएगा गुना 10⁻⁻6 और 16 10⁻6 माइक्रोकूलम में बदल जाएगा, यानी 16 माइक्रोकूलम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। प्रश्न 3 कह रहा है दोस्तों, समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, कितना होता है दोस्तों। ये समविभव पृष्ठ है, देखिए ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, और कह रहा है जो इसके बीच जो विद्युत बल निकल रहा है, ठीक है, ये समविभव पृष्ठ और विद्युत बीच के बल निकल रहा है, ये 90 डिग्री पर निकलता है दोस्तों। ठीक है, 90 डिग्री पर निकलता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोले के चालक के केंद्र से आवेश x दूरी पर विभव होगा, कितना होता है। कह रहे हैं कि R त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, और यहाँ से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर बताइए यहाँ पर विभव कितना होगा। तो विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/4πε0
क्यू बाई आर होता है। आर की जगह पर क्या है, एक्स है, दूरी एक्स से ना दिया है। अब 4πε0 क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, और इसे केस लिखते हैं, और क्यू का क्यू और बटन में एक्स, तो हमारा ए बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है दोस्तों, एक अल्फा कण को 200 विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितनी होगी दोस्तों। एक अल्फा कण को, देखिए अल्फा कण जो होता है हीलियम के नाभिक में होता है, He2+ से लिखते हैं इसे। ठीक है, इसे के नाभिक में अल्फा कण होता है, और इस पर आवेश जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर कितने आवेश होते हैं, 2 आवेश होते हैं। ठीक है, अल्फा कण पर कितने होते हैं, 2। तो अगर देखा जाए गति ऊर्जा यानी K = हो जाएगा 2, यानी Q हो जाता है, निकालने का फॉर्मूला Q भी हो जाता है, या E भी आप बोल सकते हैं, E भी। ठीक है, Q भी होता है। तो आवेश कितना है, 2 है अल्फा कण पर, और विभवांतर कितना है दोस्तों, विभवांतर है 200। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 400 EV। ठीक है, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो 400 हमारा सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सी धारिता के संधारित्र संहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाए। दोस्तों ये तो PYQ है। ठीक है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, आप लोग इसे देख लीजिए, इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और इससे रिलेटेड फॉर्मूला आता है, 1/2 CB² भी होता है, और 1/2 QV भी आता है। ठीक है, ये भी आ सकता है, ये दोनों आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला देख लेते हैं। अगला है, एन एक समान गोलीय बूंद जो समान विभव तक आवेशित मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, नई बूंद विभव होगा। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे छोटे छोटे जो बूंदे हैं एन तक है। ठीक है, एन है। अब कह रहा है ये मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है। तो बताइए नई बूंद का विभव क्या होगा। दूसरी जो बड़ी बूंद का बिग बूंद का जो पूछ रहा है विभव दोस्तों, होता है एन, इसका फॉर्मूला होता है N2/3 मल्टीप्लाई छोटी बूंद का विभव। ठीक है, छोटी बूंद का विभव, बस यही फार्मूला है, और आपके सामने यहाँ दिया हुआ है डी द करेक्ट आंसर। ये फार्मूला होता है दोस्तों निकालने का। जैसे धारिता क्या भैया कहता है, मान लीजिए अब कह देगा कि धारिता छोटे छोटे बूंद का धारिता, जैसे C बहुत है। ठीक है, और मिलकर एक बड़ा C बनाता है, तो बताइए इसका धारिता कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है N1/3 = C स्मॉल C या C स्मॉल। ठीक है, हो यही होता है इसका फार्मूला। ये भी पूछता है, रिलेटेड है, इसलिए मैं बता दिया आपको। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10⁵ वोल्ट/मीटर एक विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र प्लेट प्रत्येक बल होगा। देखिए संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं दोस्तों, एक पर प्लस होता है और एक पर माइनस होता है। ठीक है, कह रहा है इन दोनों को जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, कितना बल लग रहा है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र E बराबर लग रहा है 10⁵ वोल्ट/मीटर, और प्लेट पर आवेश कितना, 1 माइक्रोकूलम है। एक तो प्रत्येक प्लेट पर कितना है बल, प्लेट पर बल कितना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बल निकालने का फॉर्मूला F = Q होता है, लेकिन आप ऐसे निकालिएगा तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कैसे दोस्तों, ये जो E दिया हुआ है ना, दोनों प्लेट पर जो मिलकर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं उसका दिया हुआ है, एक प्लेट का नहीं है विद्युत क्षेत्र, लेकिन बल तो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आप पूछ रहा है हमें एक का पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक यानी एक का पूछ रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कितना बल लगा रहा है, लेकिन हमारा विद्युत क्षेत्र दोनों पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र दिया है, दोनों प्लेट को मिला कर दिया है। तो एक विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब हमारा एक प्लेट पर निकल जाएगा। अब Q कितना है दोस्तों, Q दिया 10⁵ ठीक है, 10⁵ मल्टीप्लाई E दिया हुआ है दोस्तों 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻6 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो आएगा आपको 0.05 आ जाएगा। ठीक है, यानी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित M चुंबकीय अघर नहीं दोस्तों, आघूर्ण। ठीक है, यह आघूर्ण लिखा हुआ है, वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होगा। दोस्तों टॉर्क बराबर होता है M×B वेक्टर, यही होता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2π/I/mb।
अब किसका पूछ रहा है, किसका मान घटने से, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं और बी का मान जब घटाएंगे तो आवर्तकाल का मान जो है बढ़ेगा। ठीक है, बी अगर इसका मान घटाएंगे, अगर इसका मान घटाएंगे दोस्तों तो इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, ये सर, या इसका मान हम घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो हमें पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल का मान जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी द करेक्ट आंसर। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पौधा घरों में होता है, घरों में होता है, किसका उपयोग पौधे, किस पौधे का उपयोग घरों में होता है। दोस्तों ये सब आपको मालूम होगा, औरत कीलों का प्रयोग जो होता है घरों में होता है, क्योंकि हीट पैदा करता है। ठीक है, उसमें ये पैदा करता है, जिसका कारण पौधा घर में प्रयोग होता है इसका। 12 नंबर कह रहा है दोस्तों, किसी भी चुंबकीय तरंग ई सदिश एक्स के अनुदिश तथा एच में जेड के अनुदिश, तो उस तरंग गति का गति दिशा क्या होगा। दोस्तों हम आप लोग जानते हैं कि जो तरंग होता है हमेशा लंबवत में, लंबवत गति करता है, लंबवत चलता है। तो देखिए, तो ई जो होता है चला जा रहा है, एच जो है, एच यानी यहाँ पी भी हो सकता था। ठीक है, एच से प्रदर्शित कर रहा है, जेड की दिशा में चल रहा है, तो जो बचेगा वो दोस्तों बचेगा वाई। दोस्तों एक्स यूज हो गया, जेड यूज हो गया, तो वाई ही ना बचेगा, तो वाई में ना हमारा जो तरंग हो गति करेगा दोस्तों, तो हमारा वाई के अक्ष का अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। बेतारी तार संचार का आविष्कार किया किसने, मैक्सवेल ने किया था। सॉरी, मैक्सवेल नहीं सर दोस्तों, मार्कोनी ने किया था। ठीक है, मार्कोनी ने किया था। कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, किरणें के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। दोस्तों कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो भी आएगा, इसके मुड़ने की जो क्रिया होती है दोस्तों, क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग दोस्तों अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब दोस्तों ये बताइए मुझे कि जब कोई नुकीली वस्तु से जब कोई प्रकाश जाएगा और उस समय ऐसे मुड़ जाएगा, तो बताइए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग, बताइए क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विवर्तन, विवर्तन। ठीक है, इसको हम विवर्तन कहेंगे। ये भी पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जब ये नुकीली वस्तु की नुकीली चीज़ से मुड़ जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे विवर्तन। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकते नजर आता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा गलती टाइप कर दिया गया, इंग्लिश में भी गलती टाइप हुआ है। ठीक है, जानने दीजिए, हमारे बिहार सरकार का करतूत है। क्या है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, एक उभयतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5। उभयतल लेंस का मतलब होता है दोस्तों दोनों देने से उत्तल लेंस। ठीक है, दोनों से उत्तल लेंस, पदार्थ का अपवर्तन कितना है, यानी म्यू बराबर है दोस्तों इसका 1.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। यदि प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 20 है, यानी इसका R1 कितना हो जाएगा 20 है, और इसका R2 है, और ये R1 20, एक प्लस में होता है तो एक माइनस में। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1, आप लोग जानते हैं, इसे याद रखिएगा हमेशा, R1 माइनस R2। ठीक है, यही होता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो 1.5 माइनस 1, सॉरी 1.5 माइनस 1/20, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। इसका सॉल्यूशन करिएगा दोस्तों, तो आएगा आपको कितना आएगा, ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये हो गया 20, 2/1/20, सॉरी 2/20 हो जाएगा, यानी 1/20 यानी 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। पेज की कमी हो जा रही है, ऐसे फिजिक्स जो है दोस्तों बोर्ड पर पढ़ाया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एरिया काफ़ी कम पड़ जाए, जिसमें से आपको विस्तार से बताने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे घबराइएगा मत दोस्तों, कंटेंट मैं तो देता ही हूँ, और उसके मैं बहुत बढ़िया सबको बताने की कोशिश करता हूँ इस छोटे से पेज में। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ से बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, कितना है, 1.5 है। इसे लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो किसके समान व्यवहार करेगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है दोस्तों, कि एक उत्तल लेंस का कितना अपवर्तनांक होता है, म्यू बराबर 1.5 दिया है। ठीक है, 1.5 दोस्तों। और पानी का अपवर्तनांक जो होता है ना, पानी का अपवर्तनांक उत्तल लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है, और जब भी उत्तल लेंस के कप अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाएगा तो इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
यानी उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब इसके अपवर्तनांक से इसके ज़्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है या डुबोया जाएगा तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका दोस्तों आप लोग आंसर जान पाए, अभिसारी लेंस। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभिसारी लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीन कह रहा है दोस्तों, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटे हैं, इसका संयोजक क्या होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं 1/f फॉर्मूला कहता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अगर दोस्तों तीन ठो दिया है तो तीन ही F1 F3 तक लिखेंगे, अगर F4 देता है F5 देता है हम यहाँ तक भी लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F1 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लिख देते हैं क्योंकि -30 सेंटीमीटर दिया है, और प्लस 1/60 सेंटीमीटर। इसको अगर आप हल कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 ज़्यादा 30, इसका आंसर जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि कह रहा अगला प्रश्न दोस्तों, यदि किसी दूरदर्शक के दृश्य अभिदृश्य नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर हो तो इस दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होगा। आवर्धन क्षमता के फॉर्मूला यानी पी पूछा है, पी जो होता है एम के बराबर होता है, और एम का फॉर्मूला होता है F0 बटा में F ई। ये F0 आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, F0 कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी ऊपर 20 हो जाएगा, और F ई जो है F ई फोकस दूरी आइज पीस कितना दिया है दोस्तों 2, यानी इसका आंसर जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। देखिए दोस्तों कितना फंसाने वाली प्रश्न पूछा है। ठीक है, निकट देखिए जो दोष होता है वही दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में दोस्तों दूर की ही वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, SIR होता है, स्मॉल इन्वर्टेड यानी उल्टा, इन्वर्टेड और आर माने हो जाएगा रियल। ठीक है, रियल हो जाएगा। स्मॉल माने छोटा, उल्टा, इन्वर्टेड माने उल्टा, और रियल माने वास्तविक, यानी उल्टा और वास्तविक कौन सा है, बी ऑप्शन है, देख लीजिए। ठीक है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचित अवयव होता है। जब भी दोस्तों एक प्रिज्म से श्वेत रक्त नहीं दोस्तों लाइट गुजरता है तो सबसे जो ज़्यादा विचलित होता है वो होता है येलो, और सबसे जो कम विचलित होता है वो होता है रेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलित जो होता है दोस्तों वो होता है येलो नहीं दोस्तों, सॉरी येलो नहीं होगा दोस्तों, वायलेट होगा, वायलेट, बैगनी। सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो जो वायलेट होता है यानी बैगनी होता है, जो सबसे कम विचलित होता है वो होता है रेड। ठीक है, वो होता है रेड, मिस्टेक से येलो बोला गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कह रहे कांच से हवा में जाती प्रकाश की कांति को न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए। ठीक है, और सबसे अधिक जो होता है वो रेड के लिए होता है। सबसे अधिक किसके लिए, रेड के लिए होता है। ठीक है, सबसे न्यूनतम जो कांति होता है वो बैगनी के लिए, और सबसे अधिकतम जो कांति होता है वो रेड के लिए होता है। ठीक है, ये रिलेटेड है, ये ध्यान से। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में। देखिए जो सूर्य का प्रकाश, वर्षा का जो बूंदें होती है दोस्तों, वर्षा की बिंदु होती है, इसमें 3 क्रियाएं होती है। यहाँ से जब लाइट आता है दोस्तों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जब भी लाइट आती है तो यहाँ पर जो होता है पहला नंबर यहाँ पर अपवर्तन होता है, और अपवर्तन का कारण ये मुड़ जाता है। ठीक है, लाइट मुड़ जाएगा वर्षा की बूंद में। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जब आता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये इधर की ओर चला जाता है लाइट। और तीसरे नंबर पर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, इस पर यहाँ मुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर अपवर्तन होता है। तीसरे नंबर पर अपवर्तन। पहले नंबर पर क्या होता है दोस्तों, पहले नंबर पर जब लाइट आएगा वर्षा की बूंद में तो अपवर्तन होगा। ठीक है, और दूसरी बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और तीसरी बार फिर अपवर्तन होता है, यानी 2 बार अपवर्तन यहाँ और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो सी सही इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। जो रंग होता है निर्णायक होता है कि कैसे होता है क्या नहीं दोस्तों। देखिए जो प्रकाश की जो तरंगें होती है, इस तरंग में आयाम भी इसका बदल जाएगा, चाल भी बदल जाता है,
सब कुछ बदल जाता है, जो नहीं बदलता है वो तरंगदार होता है, लेमडा होता है। ठीक है दोस्तों, लेमडा, लेकिन लेमडा ऑप्शन में नहीं है तो आवृत्ति को हम मार देंगे। ठीक है, आवृत्ति को हम मार देंगे क्योंकि इससे रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, इसलिए देखिए ये तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। देखिए कह रहा है अज्ञात आकार वाले सुदूर स्थित स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगाग्र लगभग क्या होता है। देखिए अज्ञात हो चाहे कोई भी वस्तु सुदूर हो, बहुत दूर हो, अब बहुत दूर हो, उससे आने वाली जो तरंगाग्र हमेशा जो बनेगी वो बनेगी समतल। ठीक है, क्या बनेगी, समतल। देखिए दोस्तों एक इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि बताइए सुदूर स्थित स्रोत है बेलनाकार का, बताइए वहाँ से आने वाला जो तरंगाग्र है कैसा बनेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि चाहे सुदूर कोई भी स्रोत हो, वहाँ से आने वाली प्रकाश बेलनाकार हो, वहाँ से जो सुदूर वस्तु है स्रोत है, चाहे बेलनाकार हो चाहे गोलाकार हो, कैसी भी हो, वहाँ से आने वाली तरंगाग्र हमेशा समतल ही बनता है। ठीक है, समतल ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला कह रहे हैं दोस्तों, दो स्रोत कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके कलांतर नियत होता है। दोस्तों देखिए एक ऑप्शन, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया, लेकिन एक आता है कला नियत होता है, नहीं इसे मत मारिएगा। कला में जो कला का अंतर होता है वो नियत होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब जाकर कला संबंध कहलाएगा। ठीक है, यही पूछता है कला संबंध कब कहलाएगा, जब कलांतर समान रहता है। ठीक है, तो 20 का बहुत शानदार ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। ठीक है, किसी बिंदु पर पहुंचने वाला दो तरंगों के बीच का कालांतर होना चाहिए, शून्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, शून्य होना चाहिए। ठीक है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए 2n पाई होता है। ठीक है, रचना क्या होता है दोस्तों, 2n पाई होता है, यानी ये सम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर n की जगह पर हम 0 रखते हैं और फिर पाई, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 रखते हैं, सर एक तो 1 रखेंगे तो विषम हो जाएगा, यानी जो रचनात्मक व्यतिकरण होता है सम संख्या का गुणज होता है। ठीक है, सम संख्या का गुणज होता है, तभी रचनात्मक व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर 2 पाई भी होता है दोस्तों ना, 2 पाई, तो हम इसी को टिक करते हैं। 4 पाई होता तब भी इसी को टिक करते हैं। 6 पाई होता तभी इसी को टिक करते हैं, क्योंकि यह सम संख्या का गुणज है। ठीक है, सम संख्या का गुणज है, इसलिए इसको टिक करेंगे। अगर विषम संख्या 3 पाई होता तो हम इसको नहीं करते, क्योंकि यह रचनात्मक व्यतिकरण नहीं होता, इसलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दो क्रमवर्ती काली चमकीली फ्रिंजों के बीच, दो क्रमागत एक के बाद एक काली के बीच की चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, या दो क्रमागत चमकीली फ्रिंज के बीच की चौड़ाई को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यंग के द्विस्लिट प्रयोग रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाला तरंगों में भी पथांतर का मान नहीं होता है। ठीक है, पथांतर का मान नहीं होता है, क्या नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन भी पूरी तरह देख लेते हैं। ऑप्शन है एन लेमडा, बी एन प्लस इंटू लेमडा, 2n प्लस इंटू लेमडा, सी हो जाएगा दोस्तों, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी जो कि नहीं होगा। ठीक है, सी नहीं होगा, पथांतर का मान नहीं होगा। ठीक है, इसको करेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि संभव नहीं है। फ्रेजल दूरी जेफ का मान जहां ए प्रकाश की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, ये तो सबको जानता है दोस्तों, ए स्क्वायर बटे लेमडा हो जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है, एक और बड़ा शानदार प्रश्न है, किरचॉफ का नियम निम्न से किस नियम का पालन करता है। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा झोल झाल लग रहा है प्रश्न। हाँ, ये इंग्लिश पर किरचॉफ पॉइंट। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जो है पूरा नहीं किया है, ये पूछ ही नहीं रहा किरचॉफ का किस नियम के बारे में बात कर रहा है, सेकंड नियम है फर्स्ट नियम के बारे में पूछ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर कंफर्म कर दिया पॉइंट रूल। ठीक है, पॉइंट रूल की बात कर रहे हैं, बिंदु नियम। किरचॉफ का बिंदु नियम जो होता है दोस्तों, आवेश संरक्षण का पालन करता है। पहला आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए वो भी यही प्रश्न सेम टू सेम पूछ दिया है यहाँ पर। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। दोस्तों धारा की आने वाली धारा, किसी परिपथ में आने वाली धारा तथा इस किसी बिंदु से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो होता है दोस्तों शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है। ये भी किरचॉफ का नियम का है। ठीक है, देखिए हीट स्टोन बीच व्यवहार करता है प्रतिरोध को मापने के लिए, रेजिस्टेंस को मापने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए हीट स्टोन बीच का व्यवहार ऐसा ही करता है। अज्ञात बोल सकता है, अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये क्या हो जा रहा है यार। हाँ, ये भी शानदार प्रश्न है। कह रहा है एक तार में 1 माइक्रोकूलम धारा पाई थी, यानी आई कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, आई 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। कितना ई दिया है दोस्तों, 1.6 × 10⁻19, तो पूछ रहा है प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में। टाइम भी दे दिया है 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड दिया है। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी। यार दोस्तों आप लोग जानते हैं आई बराबर होता है, आई बराबर होता है Q/T होता है, जहाँ Q होता है Q एन के बराबर होता है, और T एन यानी हमसे एन पूछा है, आई दिया हुआ है, ठीक है। आई कितना दिया हुआ है, तो 10⁻6 दिया हुआ है। माइक्रोकूलम को बदल दिए थे इसके यूनिट में, ठीक है। यदि आपका 1.6 गुने, अब एन नहीं दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19, ठीक है, 19 बटे में हो जाएगा 1। अब करिएगा इसको, हल कीजिएगा दोस्तों, तो आएगा 0.625 × 10⁻13, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही तो करेक्ट हो जाएगा इसका, हल करिएगा तो। विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम होता है, निक्रोम नहीं तो नाइक्रोम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाइक्रोम होता है, ठीक है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। ये हो जाएगा इसका, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कितना रहता है, EVR/2, ठीक है। इसी सीधे दोस्तों, ये थोड़ा प्रश्न मुझे गड़बड़ लग रहा है, प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मैं समझा देता हूँ इसको, बढ़िया से बता भी देता हूँ। तो ये कह रहा है कि एक धारावाहिक चालक है, उसको छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, क्योंकि थोड़ा उसका गलती लिखा गया वो, ठीक है। जो भी धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है ऊपर की ओर। अब कह रहा है कि इधर की ओर इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है, इधर की इलेक्ट्रॉन आ रहा है विद्युत धारा की ओर। तो अब पूछ रहा है कि बताइए इलेक्ट्रॉन किधर विक्षेपित होगा, यानी किधर बल रहेगा। दोस्तों पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ठीक है। मैक्सवेल के दाहिने हस्त नियम से निकालेंगे इसका क्या, विद्युत क्षेत्र। तो अगर निकालते हैं तो ये अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा अंदर की ओर। अब हम लोग क्या करते हैं, दाहिने हाथ से, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से हम लोग इसको हम बल निकालेंगे, ठीक है, दाहिने हाथ से। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से हम लोग इसके बल निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, कलर चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहा है, इधर की ओर, तो ये फिक्स है कि धारा इधर की ओर बह रहा होगा, ठीक है। तो अपनी मिडिल जो फिंगर है, हम लोग धारा की ओर लेंगे, और जो विद्युत क्षेत्र है तर्जनी को उधर ले जाएंगे, तो हमें पता चलता है कि ऊपर की ओर बल लग रहा है, ठीक है। किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक वोल्ट मीटर को एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है कैसे। दोस्तों ये एक वोल्ट मीटर, मान लीजिए वोल्ट मीटर है, तो अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लीजिए वोल्ट मीटर है, ठीक है। अगर इसको आमीटर में बदलना है, एमीटर में, तो इसमें एक शंट लगा दिया जाता है, ठीक है। एक शंट लगा दिया जाता है, शंट यानी शंट को हम निम्न प्रतिरोध कहते हैं। इसमें एक शंट लगा दिया जाता है, तो ये बन जाता है पूरे इस निकाय को हम अब क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। इस पूरे निकाय को क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, समांतर क्रम में, इसके एक समांतर क्रम में क्या, देखिए सी इधर करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर एमीटर बनाया जा सकता है किसी भी वोल्ट मीटर को, ठीक है। तो सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 40 नंबर प्रश्न का दोस्तों, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसका सी सही हो जाएगा आंसर, ईडी करंट कहते हैं उसे, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित धारा के समानुपाती में संबंध होता है, क्या होता है। देखिए संबंध कह रहा है, यानी प्रेरित कर रहा है, यानी एल के बारे में पूछ रहा है, यानी जो यू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है LI² होता है, ठीक है। LI², यानी यू जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, आई के प्रोपोर्शनल, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई के समानुपाती है I² का, ठीक है, समानुपाती है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक कुंडली का स्वप्रेरण, यानी ये दिया हुआ आपको एल दिया हुआ, ठीक है।
आपको एल दिया है, 100 गुना यानी एल 5 मिली हेनरी है। यदि कुंडली का जो आई है, आई दिया है यहाँ पर 2 एम्पियर है कि धारा बहाई जाए तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों फाई बराबर एल आई। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, इसे 5 मिली हेनरी दिया है तो इसको बदलने के लिए हम लोग 10⁻³ से गुना कर लेंगे और एम्पियर जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और इसको अति करेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 0.01। ठीक है, 0.01 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल वर्गमान यानी RMS ये दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, RMS दिया हुआ है। ठीक है, ये RMS दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर और इसके शिखर मान यानी पीक वैल्यू यानी किससे दर्शाते हैं इसको, I0 से दर्शाते हैं का अनुपात होता है। क्या अनुपात क्या होगा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि RMS बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है I0/√2 यही होता है। अब पूछ रहा है इसके और इसके अनुपात पूछ रहा है, तो IRMS की बात कीजिए, IRMS बटे I0 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसका बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है एक सार मतलब एक सार और ये होता है एक सेल और बीच में नेट होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों √r² प्लस एक्सेल स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक्सेल किसके बराबर होता है दोस्तों, एक्सेल जो होता है WL के बराबर होता है और इसका स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। नहीं दोस्तों डी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I 60 sin 100πt धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा। दोस्तों आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर वर्ग मूल मान पूछा है, ये 60 जो है दोस्तों ये I0 यानी पीक वैल्यू हो जाएगा, शिखर मान जो I0 से लिखते हैं तो I0 बराबर 60 हो जाएगा। तो IRMS पूछ रहा है दोस्तों, IRMS पूछ रहा है क्या होता है I0 बटे √2, I0 की बराबर 60 हो जाएगा और √2 हो जाएगा यानी हमारा ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 46 नंबर कह रहा है दोस्तों वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, ये डायनामो हो जाएगा इसका। ठीक है, और ट्रांसफर जो होता है दोस्तों ये करंट और विभव दोनों को निर्यात आयात करता है। ठीक है, निर्गमन आगमन करता है और मोटर जस्ट इसका सी का उल्टा करता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में नाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है। क्या होता है, देखिए विद्युत नाद के समय क्या होता है दोस्तों, जो एक्सेल होता है और एक्सी जो होता है दोस्तों दोनों के समय में समान अवस्था में प्रवाहित होता है, दोनों एक ही जगह से बहता है जिसके कारण क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 48 नंबर कह रहा है दोस्तों यदि किसी प्रत्यावर्ती यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं आभासी शक्ति यानी रियल और वर्चुअल पीटी और पीए शक्ति गुणांक क्या होता है। ये दोस्तों डायरेक्ट परिभाषा से लिया गया है, यानी cos फाई वाला पूछ रहा है दोस्तों। cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है पीटी बटे पीए। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कह रहे दोस्तों प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई I0 sin ω शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है, समय इतना दिया हुआ था, तत्कालीन विद्युत वाहक बल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा विद्युत वाहक बल हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ई बराबर दिया है आपको I0 दिया है। ठीक है, I0 कितना है दोस्तों आपको देख लीजिए, I0 जो है आपको 10 दिया हुआ है, यानी I0 यहाँ 10 हो जाएगा। साइन ओमेगा का जब देखिए दोस्तों यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा का फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लिखा गया है 2πf या 2f लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इधर विस्तार से लिखते हैं दोस्तों, छोटा पड़ जा रहा है, तो अगर हम लिखना चाहें इधर की ओर तो ई बराबर हो जाता है दोस्तों E0 की जगह आपको दिया है 10 और साइन ओमेगा का जब फ्रीक्वेंसी लिखा है क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया 50 तो 2f की जगह 50 हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई टी दिया है 1/600। ठीक है, 600 हो जाएगा। तो अब देखिए 50 दूनी 100 होगा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपको बचे क्या 10 साइन 1/π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन π/6 का मान कितना होता है, रूट होता है दोस्तों 1/√2 होता है, तो 10√2
नहीं 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 दोस्तों, 5/6 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना, 1/2 होता है दोस्तों, 1/2 यानी इसका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। 5 इसका करेंट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 करेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइन 5/6 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, 1/2 होता है, तब जाकर हमारा 5 आंसर हो जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है हमसे कि 5 प्रतिरोधी धारा परिपथ में धारा आई और वोल्टेज के बीच कालांतर जो फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक होगा। वाटहीन घटक क्या होता है? आई साइन फाई होता है। ठीक है, आई साइन फाई देख लीजिएगा, आई कॉस फाई नहीं, आई साइन फाई होता है। ठीक है, किसके वाटहीन धारा किसके बराबर होता है? आई साइन फाई के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब देखिए कह रहा है 51 नंबर प्रश्न, व्योम तरंगोपयोग द्वारा क्षितिज के तार संचार के लिए निम्नलिखित में आवृत्तियों में कौन सी आवृत्ति उपयुक्त होगी? तो कौन सी उपयोगी? हमेशा 10 मेगाहर्ट्ज उपयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा होता है दोस्तों? 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये भी PYQ है। देखिए अब कह रहा है UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है UHF का फुल फॉर्म? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी परिसर की आवृत्तियों का प्रसार प्राय किसके द्वारा होता है? व्योम तरंगे। ठीक है, व्योम तरंगे। ठीक है, ये सब PYQ है दोस्तों। कह रहा है कि दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है? किसका होता है दोस्तों? तो सोडियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम का। सोडियम का कम नहीं, बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है, इसलिए सोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक्स कांस्टेंट इज। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट इज है क्या है दोस्तों? तो देखिए प्लांक स्थिरांक का जो यूनिट होता है जूल सेकंड होता है। तो सेकंड का बीमा क्या होता है? सेकंड का बीमा तो टी हो जाता है। जूल का क्या होता है दोस्तों? तो जूल का देखा जाए, रुकिए इसको ऊपर मिटा दीजिए। अगर जूल का देखा जाए तो दोस्तों जूल का होता है ml² 3/2 होता है, यही होता है। ठीक है, यही होता है देखा जाए तो अब देखिए ml² टी में से एक टी घटा, टी इनवर्स 1 हो गया। देखिए हमारे कहीं ऑप्शन मिल रहा है ml² 3/2 ए मिल रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो 54 का ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, परमाणु की स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात रेशियो पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात होता है -1/2 होता है। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विद्युत चुम्बकीय प्रकृति नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बीटा किरणें, क्योंकि एक्स किरणें और प्रकाश किरणें और वाई किरणें जो है वो विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, और जो है बीटा किरणें जो है नहीं है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं होता है। नेक्स्ट, नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? संलयन, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा रिहाई की प्रक्रिया का सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो ऊपर वाला था वो यही नीचे वाला भी है, सेम प्रश्न है, ये भी संलयन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन। ठीक है, दोनों सेम प्रश्न है, कोई थोड़ा शब्दों का फेर है, बस क्वेश्चन सेम है, कहने का मतलब एक ही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध क्या है? E = mc², आइंस्टाइन का फार्मूला है। ठीक है, आइंस्टाइन का फार्मूला है दोस्तों, ये आइंस्टाइन का फार्मूला है। ठीक है, आइंस्टाइन साहब ने ये फार्मूला दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है। एक रेडियो एक्टिव तत्व जिसका अर्ध आयु कितना है? 1000 वर्ष है। कितने समय बाद तत्व नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मगर ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, तब जाकर मैंने यहाँ 1/8 रखा, तब जाकर मुझे ये सॉल्व हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन में 1/18 नहीं 1/8 होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ 1/8 होगा। ठीक है, तब जाकर सॉल्व होगा ये प्रश्न। तो बिहार बोर्ड ने ये गलती की है। ठीक है, तो देखिए रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? मान लीजिए रेडियो एक्टिव तत्व इतना है, तो रेडियो एक्टिव तत्व 1000 साल बाद जो होता है, या 500 साल बाद, या 10,000 साल बाद ये कम होता चला जाता है, यानी ये विखंडित होता चला जाता है। तो मान लीजिए 5000 साल बाद अगर पूछा जाता है कितना, इसका आधा हो जाता है, तो वही कह रहा है दोस्तों कि 1000 साल बाद अर्ध हो जाता है। तो बताइए 1/8 भाग कितना रह जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये जो पूरा था मान लीजिए इतना था, 1000 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 1000 साल बाद मान लीजिए इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा हो जा रहा है। 1 साल बाद कितना हो जा रहा है? ये दोस्तों आपसे बता रहा हूँ सबको। देखिए रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है कुछ सालों बाद ये विखंडित होता रहता है। मान लीजिए आज इतना है दोस्तों, मान लीजिए रेडियो एक्टिव तत्व इतना है, तो पूछिएगा कि 500 साल बाद कितना है, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व विखंडित होता चला जाता है। ये अब इतना ही नहीं रह जाएगा, अब इतना से इतना हो जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा, क्योंकि विखंडित होता है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए जब इतना रेडियो एक्टिव तत्व था, ठीक है, 1000 साल बाद कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। कितने साल बाद? 1000 साल बाद, ठीक है। तो फिर 1000 साल बाद कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/4 कितना, 1 साल, 1000 साल बाद। फिर 1000 साल बाद कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी देखिए 1000 और फिर यहाँ 1000, 3000 साल बाद कितना हो जाएगा, 1/8 हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3000 साल बाद, ठीक है। 3000 साल बाद क्या हो जाएगा, 1/8 रह जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब करें दोस्तों, एस आर परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी 38 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो भी 38 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसमें से ऊपर वाले संख्या में घटा दिया जाता है, यानी 50 हो जाएगा। तो पहले किसका पूछा, पहले प्रोटॉन का 50 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का कितना, सॉरी प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो 38, 50, 38 ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38, 50, 38 ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक पीएन जंक्शन में होते हैं। पीएन जंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक पी सेमीकंडक्टर है और एक एन सेमीकंडक्टर है, यानी 2 और चालक जंक्शन है, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने, प्रत्यक्ष दोस्तों मुझे लगता है डायरेक्ट करंट को बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। डायरेक्ट करंट यानी सॉरी मतलब डिस्ट धारा को बोल रहा है। उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है, तो वो जगह डिस्टकारी हो जाएगा दोस्तों। रेक्टिफायर, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। रेक्टिफायर दोनों से एग्जाम में पूछता है। तो ये प्रत्यक्ष यानी ये डायरेक्ट करंट की बात कर रहा है, डिस्ट करंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर एक पूर्ण तरंगी डिस्ट है। देखिए पूर्ण तरंगी आ गया ना। एक पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितना हो जाता है। यदि आउटपुट 50 है तो दोस्तों इनपुट 50 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा इसका डबल, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। इसका डबल 2, जब इनपुट 50 होता है तो आउटपुट कितना हो जाता है, 2 गुना 50, 50 गुना 100 हर्ट्ज हो जाएगा इसका। फिर अब नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए प्लस बी सॉरी बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है। यही होता है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन नहीं। देखिए ये दोनों ऑप्शन जो एक जैसा दे दिया है, सिर्फ ये इसमें तीर तो होता ही नहीं है दोस्तों, बार होता है। मुझे लगता है इस पर बार होगा, ठीक है, इस पर से बार होगा। यही मतलब इसका उत्तर जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, यानी बोर्ड ने कुछ गलती किया है, ठीक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का बार हो जाता है नॉर गेट में। ये देखिए कह रहा है कि द्विधारी संख्या का योगफल कितना होगा। पहले वाले को चुपचाप लिख लेते हैं, 1 1 0, फिर इस इधर से 1 0 1 0 0 1 हो जाता है, 1 1 0 1 हो जाता है, 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। हमारा ऑप्शन क्या है, 10 11 है, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा ही इसको जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच संबंध क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन के बीच जो संबंध हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर कुछ त्रुटि है, लेकिन सही आंसर यही है। क्योंकि अगर हम देखें तो माइनस बी इक्वल टू म्यू नॉट एच माइनस एम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें त्रुटि है, ये बी इक्वल टू नहीं दिया, माइनस बी इक्वल टू नहीं दिया है, लेकिन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है चुंबकन नमन का मान 0 होता है। चुंबकन जो नमन कोण का मान जो होता है दोस्तों, यहाँ पर 0 डिग्री का होता है। यहाँ पर जो है ना हमारे पर 0 डिग्री का होता है, यानी चुंबकीय अक्ष पर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम अस्थायी संतुलन कब होता है, 0 डिग्री पर, ठीक है। अस्थायी संतुलन कब होता है, 0 डिग्री पर। तो स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। माइनस एम बी कॉस थीटा का मान क्या है, तो 0 डिग्री है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी, इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका बी है जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बीज चुंबकीय तरंग संचार की दिशा होती है। तरंग संचार की दिशा कहाँ होती है, बी क्रॉस ई के समांतर होती है या ई क्रॉस बी के समांतर होती है। तो डी हो जाएगा दोस्तों, पैरेलल होती है किसकी, ई क्रॉस बी के, ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ समाप्त होता है प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।